अच्छा बेटा, हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा था और चैप्टर नंबर 7 मैंने आपको ड्यूरिंग द क्लास भी ये बात बताई थी कि हमारा एक इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है 3 हवालों से। इसकी थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, इसकी डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है और इसके आने वाले न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट हैं। तो जब एक चैप्टर के अंदर तीनों तरह की चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो चैप्टर ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट बन जाएगा। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक विच रिलेट विद द लॉ, जिसका पूरा नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। न्यूटन, ये नाम यकीनन अब आप फैमिलियर हो गए होंगे इनसे। चैप्टर 3 में, चैप्टर 4 में हमने डिफरेंट जगहों पे इस नाम को डिस्कस किया। सर आइजैक न्यूटन नाम के साइंटिस्ट ने एक लॉ एक्सप्लेन किया और दुनिया को सबसे पहली मर्तबा ये बात इनफ थियोरेटिकल वे बताई कि ज़मीन के अंदर एक अट्रैक्शन फोर्सेस पाई जाती हैं जो चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। ऑल्दो ये बात हमें या इंसान को उस वक्त से पता है जब से उसने होश संभाला है कि जिस चीज़ को भी छोड़ा जाए नीचे की तरफ जाकर गिरती है, लेकिन क्या इसके साइंटिफिक रीजंस हैं? ये रीज़न इस इंसान ने दुनिया को सबसे पहले बताए और बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये बात है 16th सेंचुरी की। मतलब आज के हिसाब से तो बात की जाए तो तकरीबन 400 साल का अरसा बनता है, लेकिन दुनिया को बने हुए लाखों करोड़ों साल हो चुके हैं ना। इंसान की लाखों करोड़ों साल की जो लाइफ थी उसके अंदर सिर्फ 400 साल पहले आके एक शख्स ने ये बात डिफाइन की और फिर इस लॉ की मदद से दुनिया ने फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता लगाई जिनको प्रैक्टिकली मालूम करना मुमकिन नहीं था। मिसाल के तौर पे जमीन से सूरज का फासला, ये बात मैंने आप पहले भी एग्जाम्पल के तौर पे बताई थी। जमीन से सूरज का फासला नापने के लिए ना ही कोई इतना बड़ा इंची टेप बन सकता है, ना ही कोई शख्स फिजिकली जाके नाप के आ सकता है, उसको पॉसिबल है। लेकिन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन ये काम मुमकिन हो गया। अब जब आप कैलकुलेशन की मदद से इसे मेजरमेंट कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो सवाल ये है कि कैलकुलेशन में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। तो उन्हीं चीज़ों की जो उन कैलकुलेशन में जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो इन्हीं लॉस की मदद से पता लगी। शुरू करते हैं इस लॉ को। किसी भी लॉ को जब आप स्टार्ट करते हैं एज यूजुअल उसका एक इंट्रोडक्शन होता है, अपनी तरफ से लिखेंगे वो जब भी लिखेंगे आप। 3 बातें उसमें, नंबर 1 किस साइंटिस्ट ने दिया, नंबर 2 किस सन में दिया, नंबर 3 इस लॉ का नाम क्या था। इन तीनों बातों को 1 से 1.5 लाइनों में डिफाइन कर दें, दैट वुड बी द इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ। ज़रूरी तो नहीं होता बट इट्स अ पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। अगर करेंगे तो अच्छा एक इम्पैक्ट आएगा चेक करने वाले के ऊपर। लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जिसको आपने लिखना ही लिखना है, और वो क्या चीज़ है उसकी स्टेटमेंट। सही बेटा, स्टेटमेंट को अगर मैं बिल्कुल प्योर उर्दू में वर्ड में ट्रांसलेट करूं तो ये एग्जैक्ट वो अल्फाज होते हैं जो साइंटिस्ट ने कहे होते हैं। सही है, वो पर्टिकुलर अल्फाज जो साइंटिस्ट ने कहे होते हैं। इसी वजह से इस स्टेटमेंट को जब भी लिखा जाता है किसमें लिखा जाता है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। ठीक है, तो मैं पहले लिखता हूं फिर उसको एक्सप्लेन करता हूं। न्यूटन ने ये कहा कि एवरीबडी और एवरी ऑब्जेक्ट, एज यू कैन से, जो भी इसका नाम लिख लें, इन द यूनिवर्स, यानी इस कायनात के अंदर जो कुछ भी मौजूद है, एवरीबडी में, एवरी ऑब्जेक्ट में, हर कुछ शामिल हो जाएगा। ठीक है, अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी। अच्छा जी, एक बड़ी यूनिक बात है। इन्होंने कहा कि इस कायनात के अंदर हर चीज दूसरी चीज को अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, कैसी है ये अट्रैक्शन, आगे ये मेंशन किया गया, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के, यानी उन बॉडीज के मासेस के प्रोडक्ट के बराबर है। ये बात मैथमेटिकली है, मैं इसको मैथमेटिकली लिख के समझाऊंगा। ठीक है, और दूसरा पार्ट है इस लॉ का, एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल
टू स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस। ठीक है, ये दोनों आखिर की जो बातें हैं ना, ये दोनों जो है वो मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्लेन करने वाली हैं, इसलिए वो मैं भी लिख के बताता हूँ। लेकिन आपको याद होगा ये जो वर्ड है और ये जो वर्ड है, ये ऑलरेडी पहले आप इसका जिक्र सुन चुके हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर फॉर्मूला ड्राइव किया था हमने, वहां पर भी ये बात की थी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब डायरेक्ट रिलेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब इनवर्स रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन में क्या होता है, एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी भी, और अगर वही काम होगी तो दूसरी भी। इनवर्स में उल्टा हो जाता है, एक क्वांटिटी बढ़ती है दूसरी। ठीक है, तो ये वाला मामला है। अब जरा आए इसको मैथमेटिकली, ये तो हो गई स्टेटमेंट, एज इट इज आपने इसको लिख देना है। थोड़ी बहुत अल्फाजों की चेंजिंग चल जाएगी, लेकिन अपनी वर्डिंग में नहीं लिख सकते इसको। ठीक है, जब स्टेटमेंट आ गई तो उसके बाद फिर इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आती है इसकी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन में इसी लॉ को हम जरा अब अरेंज करके लिखते हैं। ये जुमला क्या कह रहा है कि दो दुनिया की जो बॉडीज हैं, हर दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। ये अट्रैक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के। इस बात का क्या मतलब है, इस बात को न्यूटन ने एक डायग्राम की मदद से समझाया। उसने ये कहा कि हम ये मान लेते हैं कि ये हमारी अर्थ है, यानी जमीन, ठीक है, और अर्थ के पैरेलल सामने कोई एक और चीज मौजूद है जो अगेन अ सर्कुलर शेप की है। कोई भी चीज हो सकती है अर्थ के ऊपर, जमीन के ऊपर रखी हुई कोई भी चीज, ठीक है, कोई प्लैनेट भी हो सकता है, अर्थ से छोटे प्लैनेट भी तो है ना दुनिया के अंदर। उसने ये कहा कि अगर हम इसके मास को m1 मान लें और इस बॉडी के मास को m2 मान लें, ठीक है, तो सर्किल के सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक के डिस्टेंस को क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो अगर यहाँ पर एक रेडियस यहाँ से ले लिया जाए, एक रेडियस यहाँ से ले लिया जाए और दोनों को r से शो कर दिया जाए, दिस इज कॉल्ड अ डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, एक का मास m1 कहलाएगा, दूसरे का मास m2 कहलाएगा, इनके दरमियान का फासला r कहलाएगा। अब इन सारी बातों को सपोज करते हुए मैथमेटिकली लॉ कैसे लिखेंगे, देखें। पहला लॉ का हिस्सा, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, ये वर्ड लिखा है ना प्रोडक्ट, क्या मतलब होता है मैथ्स में इसका, मल्टीप्लाई। दो चीजें जब आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो इसे क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट है ये, ठीक है। तो हमें कहा गया है कि दो बॉडीज का जो प्रोडक्ट है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस बात का मतलब क्या है, मतलब समझ लें। तो दोनों को एक दूसरे के करीब लाने का मतलब है इनका प्रोडक्ट। इनको जितना एक दूसरे के करीब लाया जाएगा, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उतनी क्या होगी, बढ़ जाएगी। उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ही ज्यादा होगी, जैसे मैंने मिसाल दी आपको अभी, ठीक है। लेकिन अगर आप इस ऑब्जेक्ट को जमीन से दूर ले जाएं तो आप डिस्टेंस तो बढ़ा देंगे, लेकिन क्या चीज कम कर देंगे, ग्रेविटी यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो इस बात को कैसे लिखा जाएगा दूसरे पार्ट में, 1/r²। इनवर्स रिलेशन ऐसे लिखा जाता है ना। इसका मतलब क्या है, r रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, टू बॉडीज, अर्थ और अदर बॉडी। इसको बढ़ाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अब जब आपके सामने दो मैथमेटिकल फॉर्म आ गई, जिसमें हमने पहले में कहा था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मासेस का प्रोडक्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस। और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस के। स्क्वायर यूं लगा क्योंकि एक रेडियस इसका है और एक रेडियस इसका, दोनों को मिला के हम अलग अलग लिखते हैं, ठीक है। जब आपके पास ऐसी इक्वेशन आ जाए कि जिसमें हमारे पास दो सिमिलर साइड हों, इस इक्वेशन में है ना ऐसा, कौन सी साइड सिमिलर है दोनों में, ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड सिमिलर है। तो जो सिमिलर साइड होती है, कंबाइन करने का इक्वेशन को रूल ये है कि उसे एक मर्तबा लिख लिया जाता है। हम भी ऐसे ही करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एक दफा, दोनों में साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी सेम है, वो भी एक दफा, ठीक है। एक क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 m2, और एक क्वांटिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यानी कि
आर स्क्वायर। सही बेटा, यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक। ये जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है इसको लाजमी तौर पर हमें रिमूव करना है, अदरवाइज ये हमेशा रिलेशन ही रहेगा, फॉर्मूला नहीं बनेगा। अभी तो हमने इनका रिलेशन डिफाइन किया ना कि ताल्लुक क्या आपस में इनका, तो इसे हटाने के लिए दो चीजें लगाई जाती हैं इसके रिप्लेसमेंट में। वेरी गुड, इक्वल टू और कांस्टेंट। तो हमारे पास f इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के रिमूवल की जगह कांस्टेंट और इक्वल टू लग जाता है। सही है बेटा। और यहाँ पर फिर उसके बाद m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। जी बिल्कुल आती है। अच्छा जी, इधर देखिए, पिक्चर्स मिल जाएगी सबको, टेंशन नहीं ले। f इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड देन मल्टीप्लाई बाय m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। अब तक तो ये होता आया, जितने फॉर्मूले हमने पढ़े, इवन पिछला जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था उसमें भी हमने ये देखा था कि कांस्टेंट अगर केस में मौजूद ना हो तो उसे k के बराबर, k को 1 के बराबर और फिर 1 के जरिए इस कांस्टेंट को इक्वेशन से बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसा ही होता है ना। फर्स्ट टाइम अब कुछ ऐसा होने जा रहा है जो इससे डिफरेंट है और आगे चलकर कई फॉर्मूलों में आप यही देखेंगे। न्यूटन ने जब ऑब्जर्व किया इस पूरे सिनेरियो को तो उसको एक चीज नजर आई कि इस केस में एक ऐसी चीज भी है जो कांस्टेंट है, बिल्कुल तब्दील ही नहीं हो सकती। और वो कांस्टेंट क्या चीज थी वो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ आपके सामने। दैट कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जी, ठीक है। और उसका नाम क्या था? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो सकते हैं। बहरहाल स्मॉल जी अगर आपसे कोई पूछता है क्या होता है, एक जुमले में आपने बताना है दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जमीन जिस अट्रैक्शन से चीजों को खींच रही है उसे स्मॉल जी से शो करते हैं। फिर व्हाट अबाउट द कैपिटल जी, ये क्या होता है? तो देखिए, न्यूटन की डिस्कवरी ये बताती है हमें कि दुनिया की हर दो चीजें आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। ये बात इसने बिला वजह नहीं कही है, उसके पीछे बाकायदा रीजंस हैं और वो मैथमेटिकली प्रूव्ड है। कैपिटल जी की वैल्यू कैसे निकली है, क्या उसका रीजन था, किस तरह कैलकुलेट हुई, ये सारी डेरिवेशन आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। यहाँ पे भी इतना याद रखें कि इस कायनात के अंदर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अर्थ, टॉकिंग अबाउट यूनिवर्स, इस कायनात के अंदर हर दो चीजें आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। लेकिन ये अट्रैक्शन, सवाल ये है कि फील क्यों नहीं होती, तो उसका जवाब अभी बताता हूं मैं आपको। पहले ये वैल्यू देख लें जरा। कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 एक्सपोनेंट पावर -11, यूनिट है इसका न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। थोड़ा बड़ा यूनिट है लेकिन यूनिट बड़ा है मौजूद, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होती है। तो फाइनली फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा कि F इक्वल टू कांस्टेंट रिप्लेस हो जाएगा किससे? कैपिटल जी से, कैपिटल जी, उसके बाद फिर m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। और यहां पर आके आपका न्यूटन्स का लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो फिर बस आज की क्लास को हम अपनी यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको इसके आगे का जो टॉपिक है उसके बारे में कुछ डिटेल्स देंगे। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।